बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में ज्यादातर आपराधिक वारदात जमीन से जुड़ी हुई होती है। अब इस बड़ी समस्या को दूर करने का बीड़ा नीतीश सरकार ने उठा लिया है। जब 20 अगस्त से बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा किया जाएगा, यानी कि 1 साल कंटिन्यू चलेगा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं जमीन सर्वे कराने के लिए, तो आपको बता दूं कि आप हड़बड़ाइए नहीं। 1 साल के अंदर अंदर आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। जमीन का सर्वे हो जाने से जमीन से जुड़े हुए झगड़े कम हो जाएंगे। जमीन का डिजिटल डेटा तैयार होने से इसका फायदा सीधे तौर पर बिहार के लोगों को मिलेगा। जब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह साफ कर दिया है कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उन्हीं को रैयत माना जाएगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह भी कहा कि यदि जमीन के सर्वे में पैसे मांगा जाता है तो इसकी शिकायत हमसे कीजिए, उसको टांगने का काम हम करेंगे। यानी कि जमीन सर्वे में एक भी पैसा आपको नहीं देना है किसी को भी। अगर कोई भी अमीन या फिर कोई भी अधिकारी पैसे मांगता है तो आप इसकी शिकायत कीजिए। आपको बता दो कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। 22,000 गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है। उसमें से वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति और फिर वार्ड सदस्यों को कह करके पूरे गाँव के लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारा कामकाज हमारे पोर्टल पर राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। यदि किसी तरह की कागजात की कमी होगी तभी हम उनकी मांग करेंगे। कागजात को बनाने के लिए समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गाँव में होता है कि परिवार के सभी लोग अपनी अपनी जमीन को आपस में बांट लेते हैं। वह जमीन उनके कब्जे में रहता है। जब वैसी परिस्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वंशावली और आपस में जो सहमति बना करके देंगे वही जमीन हम सर्वे में चढ़ाएंगे। यदि किसी के पास कोई कागज नहीं है उन्हें कागज बनाने के लिए पूरा का पूरा समय दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में इस साल अब तक कई जिलों में अच्छी बारिश ने किसानों की उम्मीद बढ़ा दी है। जब किसानों को उम्मीद है कि इस साल धान और फिर मक्के की फसल अच्छी होगी। इस साल अब तक बिहार के कई जिलों में धान की रोपनी और फिर मक्के की बुआई 100% से भी अधिक हो चुकी है। जब बताया जाता है कि शुरू में बारिश नहीं होने के कारण किसान मायूस थे। बिहार के मगध क्षेत्र सहित कई इलाकों में शुरुआती दौर में बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी देर से हुई है। मौसम की बेरुखी को देखते हुए सरकार भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में डीजल अनुदान देने का फैसला किया था। जब बिहार के 38 में से 22 ऐसे जिले हैं जहां पर 99% से अधिक धान की रोपनी हो चुकी है। इस साल बिहार में 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर बिहार में कटिहार, सहरसा, किशनगंज, गोपालगंज, सुपौल, पूर्णिया, लखीसराय, सीतामढ़ी, शिवहर सहित 16 ऐसे जिले हैं जहां लक्ष्य से अधिक धान की रोपनी हो चुकी है। इस साल बिहार में 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। दोस्तों राज्यसभा के खाली पड़े 2 सीटों पर उपचुनाव के तहत एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जीत चुके हैं। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा अभ्यर्थी चुनावी मैदान में नहीं रहने के कारण मतदान की नौबत नहीं हुई। जहां नाम वापसी की आखिरी दिन एनडीए के खाते में दोनों सीटें पक्की हो गई। उसमें से एक सीट राजद की मीसा भारती के त्याग पत्र के कारण खाली हुई थी, जब वे लोकसभा की सदस्य चुनी जा चुकी है। जब भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण दूसरी सीट पर उपचुनाव हुआ। इस तरह उच्च सदन में एनडीए ने राजद से एक सीट झटक ली है। राज्यसभा में राजद के सदस्यों की संख्या अब मात्र 3 रह गई है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में 5 नए स्टेट हाईवे का निर्माण कराएगी। इसके लिए बिहार सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। बिहार में जिन 5 नए स्टेट हाईवे का निर्माण होगा वो है आरा, एकोना, खैरा, शहर पथ। वहीं पर दूसरा है छपरा, मांझी, दरोली पथ। वहीं पर तीसरा है बनगंगा, जेठियल, गहलोर, बिंदस पथ। चौथा है हथौड़ी, औराई पथ पर पुल और फिर पहुंच पथ। 5वां और अंतिम है धौड़िया, इंग्लिश मोर, असरगंज पथ।
दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई है। जब वे लोग भी जमीन सर्वे में भाग ले सकते हैं और फिर जमीन के कुछ दस्तावेजों के साथ बिना दाखिल खारिज की जमीन का भी सर्वे करा सकते हैं। खबर के अनुसार जमीन का खतियान रसीद या फिर जमीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई भी सरकारी दस्तावेज हो तो फिर आप इससे भी अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर दाखिल खारिज नहीं हुई है तो फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी एक दस्तावेजी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान को मान्य किया गया है, जबकि खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और फिर सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या फिर बास्केट पर्चा मान्य है। या इसके आधार पर भी आप जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दरअसल विभाग ने कहा है कि सर्वे के दौरान रैयत या फिर जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े हुए कोई भी दस्तावेज देने होंगे या इन दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से होगा। जब सरकारी रिकॉर्ड में कागजात सही होंगे तभी नए खतियान में नाम जोड़ा जाएगा। दोस्तों देश में 1 सितंबर को हो सकता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। या इससे पहले 1 अगस्त को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी किया गया था। या फिलहाल देश के ज्यादातर हिस्सों में महीने की शुरुआत में बदलाव के बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। इस लिहाज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत जस का तस बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1923 रुपए है। पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 901 रुपए में उपलब्ध है। जहाँ अहमदाबाद में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1671 रुपए है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 188 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां इससे बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा और फिर आंख के इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यह खबर के अनुसार राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में बिहार सरकार के द्वारा आंख का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बहुत जल्द ये अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको बता दूं कि 188 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये 154 बेड वाला अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल होगा। इस अस्पताल में आंख से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। यहाँ पर कार्निया, रेटिना, ग्लोकोमा और फिर यूवेटी जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा होगी। इस अस्पताल में यहाँ पर बच्चों की आंखों की बीमारी जैसे कि पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी और फिर न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का भी इलाज किया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें समय समय पर आती रहती है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कश्मीर के कुछ युवा स्टूडेंट्स लड़कियों से मुलाकात की। इस दौरान एक छात्रा ने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछ लिया। छात्रा ने कहा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 20 से 30 वर्षों तक सवाल के दबाव को झेला है, लेकिन ये अच्छी बात है। इसी बीच एक अन्य छात्रा ने कहा कि क्या आप शादी करने का प्लान बना रहे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, लेकिन मतलब है कि मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। अब राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि सोमवार को राहुल गांधी अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट पहने श्रीनगर पहुंचे थे और फिर कश्मीर में छात्रों ने उनके साथ राजनीति, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ उनकी शादी से जुड़े हुए मुद्दे पर बात की। छात्रों के हर सवाल का राहुल गांधी ने हंस करके जवाब दिया। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में लोगों को सर्वे कराने में दिक्कतें हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आप जमीन रसीद से भी सर्वे करा सकते हैं। खबर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन का पुराना रसीद मौजूद है तो इसे सर्वे की प्रक्रिया को शामिल कर सकता है। या वहीं पर आप चाहे तो फिर बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के जमीन का नया रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार में जमीन रसीद डाउनलोड करने के लिए बिहार भूमि की वेबसाइट पर विजिट करें। आप चाहे तो सीधे वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के अपना लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ से आप ये चीज डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में शहर से लेकर के गांव तक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने की है। यह क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना नहीं आता। जहाँ वहीं पर शहरी इलाकों में से भी कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके लिए खुद से स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के लिए डाकिया को जिम्मेदारी देने वाली है। जहाँ इसके लिए डाकिया को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना के शहरी इलाकों में
लगभग 95% से अधिक घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 50% से अधिक है, जब बहुत जल्द सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह दरअसल बिहार में अभी भी ग्रामीण इलाकों में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जबकि कई परिवारों को ऐप से लॉगिन पेमेंट नहीं करना आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अब इसकी जिम्मेदारी डाकिया को देने का फैसला किया है, यानी कि डाकिया के जरिए अब आपका स्मार्ट बिजली मीटर रिचार्ज होगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 10 जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर के राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह खबर के अनुसार बिहार में मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाने के लिए बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, सीवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और दरभंगा जिलों का चयन किया गया है। जहाँ इन जिलों में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का निर्माण होगा। आपको बता दो कि कृषि विभाग ने प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। या इसके निर्माण होने से इन जिलों के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसान अपनी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को जान सकेंगे और फिर मिट्टी में जिस पोषक तत्वों की कमी है उस खाद का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, बिहार में घर मकान बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 13 जिलों के करीब 300 बालू घाटों से खनन किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार 15 अक्टूबर से बिहार के रोहतास, कैमूर, पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिलों में बालू घाटों का खनन किया जाएगा, जिससे इन जिलों के लोगों को बालू की किल्लत नहीं होगी। आपको बता दो कि बिहार के इन 13 जिलों में कुल बालू घाट क्लस्टर की संख्या 610 है, जिसमें अब तक कुल 294 बालू घाटों की बंदोबस्त की गई है, जबकि 316 बालू घाटों की बंदोबस्त प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इन बालू घाटों की बंदोबस्ती भी पूरी कर ली जाएगी। दरअसल खान एवं भूतत्व विभाग बिहार में बचे हुए बालू घाटों की बंदोबस्त को लेकर के पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने की कवायद में जुट गई है, ताकि जल्द से जल्द बंदोबस्ती की प्रक्रिया को पूरी की जाए और फिर 15 अक्टूबर से बालू घाटों से खनन शुरू किया जाए। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला का आरोप है कि उसके पड़ोसियों ने उसे मानव तस्करों के हाथों बेच दिया। जी हां, महिला के पति ने थाने में आवेदन देकर के अपनी परेशानी को सामने रखा है। महिलाओं और फिर लड़कियों को बेचने का धंधा चलाने का सनसनीखेज आरोप शिकायतकर्ताओं ने पड़ोसी पर लगाया है। वहीं पर पुलिस अब मामले की जाँच करेगी और फिर आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करेगी। पुलिस जिला नवगछिया के अंतर्गत बिहपुर के झंडापुर निवासी मदन सिंह ने सोमवार को 7 माह से लापता पत्नी की बरामदगी और फिर पत्नी को मानव तस्करों के हाथों बेच देने का आरोप लगाते हुए झंडापुर थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने पड़ोस के ही 4 लोगों को अभियुक्त बनाया है। दोस्तों, बिहार में 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच 2020 विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी द प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी अब तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा है कि 8 मार्च 2020 को जब आपने मेरा नाम पहली बार सुना था, तब भी विरोधियों के शब्दों में उस करोड़ों के विज्ञापन का ध्येय मात्र एक ही था, शहरों एवं दूर गाँव में बैठे आप देश विदेश में काम कर रहे अपने बिहारी भाइयों तक, बहनों तक अपने हाथ से लिखी अपनी बात पहुंचाना। आज उस दिन को 4 साल हुए। राजनीति में एक छोटा समय है। इन 4 सालों में मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी कई बदलाव आए होंगे, लेकिन 2 चीजें जो नहीं बदली वो है बिहार की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और फिर इस व्यवस्था को बदलने का मेरा संकल्प। पुष्पम प्रिया चौधरी ने आगे लिखा है कि इस देश की राजनीति के गटर में घुसने के लिए व्यक्तिगत जीवन की तिलांजलि औरों की तरह बिहार और फिर राजनीति मेरे लिए कोई बैकअप प्लान भी ना था और ना है। जब बनना कुछ और हो, बन नहीं पाए तो फिर चले बाप की राजनीति वाला धंधा कर लेते हैं, या फिर कहीं से टिकट खरीद करके फिट हो जाते हैं, या फिर किसी पार्टी में पट नहीं रहा, गोटी सेट नहीं हो पा रहा तो फिर चलो बिहार के लोगों को गांधी और अंबेडकर का पोस्टर लगा करके झांसा देते हैं। बिहार के लोग तो झांसे में आते ही हैं। बिहार की जनता मेरे लिए झांसे में आने वाले लोग नहीं है। ये वे लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से छोटी छोटी चीजों के लिए जूझते देखा है, जब बिना किसी वजह दूसरे राज्यों में डंडे में मार खाते हुए देखा है, डंडे से। पुष्पम प्रिया चौधरी ने आगे लिखा है कि बिहार मेरे लिए सर्वोपरि एक बिहारी से भी ज्यादा बड़ा है।
दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार सरकार को घेर रहे हैं। मीडिया में तो बयान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ एक्स पर यानी कि ट्विटर पर भी उन्होंने बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जहां अब उनकी पार्टी के एक विधायक ने तेजस्वी यादव की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी विधानसभा से विधायक इसराइल मंसूरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने लोगों से कहा है कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए और वे अपराधियों, लड़कियों के साथ गलत काम करने वाले दरिंदों और गुंडों का नाश करेंगे। जहां जन्माष्टमी के मौके पर एक कार्यक्रम में इसराइल मंसूरी ने यह बयान दिया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा की। इसराइल मंसूरी ने अपने एक्स अकाउंट पर भी बयान वाले वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार तब हुआ जब धरती पर घोर अन्याय, पापियों का आतंक चल रहा था, जब लोगों पर जुल्म हो रहे थे, जब सभी जगह अधर्म ही अधर्म फैला हुआ था, तो फिर अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म को लाने के लिए श्री कृष्ण की जी अवतार लिए थे। आगे पोस्ट में इसराइल मंसूरी ने लिखा है कि ठीक उसी तरीके से पूरे बिहार में अपराध, हत्या, लूट, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिए कृष्ण जी के वंशज श्री तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। वे अपराधियों, लड़कियों के साथ गलत काम करने वाले दरिंदों, गुंडों का नाश करेंगे। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। जहां आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे दी है कि वे किसी भी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना की हमारी बहुत पुरानी मांग है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से ये मांग हमारी मांग रही है। उसी का परिणाम रहा है कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने पर उन्होंने ये निर्णय पलट दिया है। या नीतीश कुमार जी भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उसी कैबिनेट का हिस्सा थे। दोस्तों, बिहार में पूरे बिहार में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। जब मनरेगा की ओर से इन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाएगा, इस पर कुल 4 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके भवन निर्माण होंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 12 लाख रुपए खर्च होंगे, जो खर्च किया जाएगा। इसमें 8 लाख मनरेगा, 2 लाख पंचायती राज और फिर 2 लाख समाज कल्याण विभाग से खर्च होंगे। इस राशि में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। फिलहाल 12 लाख रुपए की ही स्वीकृति है। जब विभाग के अधिकारी ने बताया है कि लागत बढ़ने के कारण इसमें लगभग 2 लाख रुपए और बढ़ाए जाने की संभावना है। यह 4000 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण में जमीन उपलब्ध होना टेरी खीर है। यह पहले ही जमीन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इन 4000 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाएगी। जिला अधिकारियों को जमीन उपलब्ध करवानी है। दोस्तों, महाराष्ट्र ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस नई योजना के तहत 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का लाभ लगभग 50% वेतन पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को इस स्कीम की घोषणा की, जिसमें कर्मचारी का अंशदान वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के 10% के बराबर होगा, जबकि सरकार अपने अंशदान को 14% से बढ़ा करके 18.5% करेगी। योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन और फिर रिटायर के बाद एक मुश्त भुगतान जैसे लाभ का भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्कीम बिहार में भी लागू की जाएगी। इस पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार के पेंशनधारी चाहते हैं कि इस स्कीम को बिहार में भी लागू किया जाए तो फिर बिहार सरकार इस पर विचार करेगी। जहाँ उन्होंने इस स्कीम की तारीफ की है और कहा कि ये लंबे समय से पेंशनधारियों की मांग थी और केंद्र सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। दोस्तों, बिहार शरीफ से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर सड़क किनारे मछली बेच रहे गरीब मछुआरों की रोजी रोटी को पुलिस वाले पैरों तले रौंद देते हुए दिखाई दिए। यह वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी सड़क किनारे मछली बेचने वाले विक्रेताओं की मछलियां नाले में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदार पुलिस वालों से विनती भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक भी नहीं सुन रही है, एक भी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ने लात मार करके मछलियां नाले में फेंक दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर बिहार शरीफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर पुलिसकर्मी सड़क किनारे मछली बेच रहे हैं दुकानदारों के माल को पास से निकल रहे नालों में फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से ट्रैफिक व्यवस्था को नियमित करने को लेकर के सड़क किनारे मछली बेचने वाले दुकानदार और फिर पुलिस के बीच गतिरोध चल रहा है। पुलिस का कहना है कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सड़क किनारे मछली बेच रहे ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जबकि मछली विक्रेताओं को बिहार शरीफ बाजार समिति प्रांगण में एक वातानुकूलित शानदार बाजार बनाया दिया हुआ है। लेकिन नालंदा कलेक्ट्रेट के बारे में बार बार निर्देश जारी करने के बावजूद भी
विक्रेता वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जैसे वहां पर रहने वाले सड़क पर गंदगी रहती है और आए दिन जाम लगता है। वायरल वीडियो को बनाते हुए लोग इसे शरेआम बिहार पुलिस की गुंडागर्दी बता रहे हैं, जब वीडियो के बैकग्राउंड में लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस का जुर्म है जब गरीबों के खिलाफ ये धांधली करते हैं, लेकिन जब गरीब की बारी आती है तो फिर उसके सामान को उठा करके नाले में फेंक देते हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग व्यवस्था में सुधार के लिए तरह तरह के कवायद कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विरोध शुरू हो गया है। जैसे में वैसे शिक्षक जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं उन्हें हटाने तक की चेतावनी जारी हो रही है। ताजा मामला बिहार के जमुई जिले का है, जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय मेदनीपुर लक्ष्मीपुर के शिक्षक प्रभात रंजन को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक चिट्ठी जारी करके सफाई मांगी है। जी हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आपकी तरफ से व्यवस्था तथा विभाग के उच्च अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, या क्यों ना इस काम के लिए आपको निलंबित करते हुए आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। यह शिक्षक प्रभात रंजन ने 24 घंटे के अंदर सफाई मांगी है। यह शिक्षक नेता इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ आर जिले ने शिक्षकों को सताने का आरोप लगाया है, वहीं पर जेडीयू ने सरकार का बचाव किया है। दोस्तों, बिहार में वक्फ बोर्ड की 50% से अधिक जमीन अतिक्रमण की शिकार है। जब बिहार में 2 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, एक है बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड, दूसरा है बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 25,000 बीघा जमीन है। इनमें सिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 बीघा तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24,000 बीघा जमीन है। इन जमीनों में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जमीनें शामिल है। दोस्तों, महंगाई की मार से आमजन परेशान है, बेचैन है। बाजार में महंगाई की आवाज सुनाई देने लगी है। जब बारिश के इस मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मंडी हो या फिर खुदरा बाजार, हर जगह सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जहां आम जन के घरों का बजट बिगड़ गया है। लोग पहले सब्जी किलो से खरीदते थे, जो कि अब पाव तक पहुंच गया है। जब केडीबी लाइव की टीम पड़ताल किया तो फिर ये सामने आया है कि सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जी बेच रहे दुकानदार प्रकाश महतो ने केडीबी लाइव को बताया है कि पहले के अनुसार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी अधिक हुई है। सब्जियों के दाम बढ़ने का मुख्य कारण आपूर्ति न होना है। जब बाहर से सब्जी आने के कारण इसका दाम बढ़ गया है। जहाँ सबसे अधिक 280 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। धनिया का पत्ता 300 रुपए किलो है। वहीं पर फरसबीन 120, फूल गोभी 100, हरी मिर्च 80, भिंडी, बैगन, टमाटर, खीरा, कद्दू, नेनुआ, परवल, चुकंदर 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 50, आलू 40 रुपए किलो हो गया है। वहीं पर अदरक 100 रुपए, शिमला मिर्च 120, फूल गोभी 100, कंदा 50, बोडी 80, खैक्सा 60 रुपए किलो हो गया है। वहीं पर मंतू मेहता, दिलीप मेहता एवं पप्पू मेहता सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि गोभी, रांची, टमाटर, हरी मिर्च, करेला, उसके बाद बंदा गोभी, बोदी, फरसबीन बेंगलोर, उसके बाद खेसका और फिर परवल पश्चिम बंगाल से आ रहा है। वहाँ पर लहसुन की मांग बाजार में अधिक है, परंतु उसके दाम कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। किशनगंज में लहसुन नैनीताल से आ रहा है। 280 रुपए से लेकर के 350 रुपए तक किलो तक बिक रहा है। वहीं पर बाजार में सब्जी खरीद रहे लोगों ने बताया है कि इस वर्ष सब्जी के दाम अधिक हैं। आलू और फिर प्याज महंगा हो गया है, जिसका असर घरों के बजट पर पड़ रहा है। जब बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, खासकर ये पर्व त्योहारों के दिन में फलों का दाम बढ़ जाता है। सेब 160 से 300, केला 60 से 70, अनाज 200, मौसमी 60, नाशपाती 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं पर फल विक्रेता धनंजय कुमार गुप्ता ने बताया है कि पहले के अनुसार सब्जी का दाम बढ़ा है, जब बाहर से फल आने के कारण दाम में बढ़ोतरी हुई है। सेब हिमाचल प्रदेश, अनार गुजरात, मौसमी और एवं नाशपाती नासिक से आ रहा है। दोस्तों, बिहार में सड़क और नाला बनने के साथ ही ध्वस्त होते जा रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जब पानी भरे गड्ढे में ढलाई हो रही है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 स्थित चित्रकूट नगर के रोड नंबर 1 में नाला निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर के मोहल्ले वासियों ने शिकायत की है। दरअसल नाला निर्माण के दौरान पानी भरे गड्ढे में ही ढलाई कर दी जा रही थी। इसे लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और फिर संवेदक को काम करने से रोकने को कहा। यह लोगों का कहना है कि जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर कचरा और फिर गंदा पानी भरा है। इसे ना तो कोई देखता है और न ही किसी को मतलब है। जब मन माने तरीके से कचरे और फिर पानी भरे गड्ढे में निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ उस गड्ढे में जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर मसला डाल करके निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कार्य की गुणवत्ता कैसी होगी, ये निगम के अभियंताओं को बतानी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के निर्माण से अच्छा होता कि नाला बनता ही नहीं। नाला निर्माण के नाम पर सिर्फ सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है। सरकारी पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। विभाग के किसी भी अधिकारी को फुर्सत कहाँ है कि इन चीजों को देखें। वहीं पर स्थानीय निवासी रजनीश भारती ने कहा है कि इस बात की सूचना नगर निगम के साथ साथ संबंधित कई अधिकारियों को दी गई है, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की है।
समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव मंगलवार को जनसुराज अभियान से जुड़े। जहां इनके सूत्रधार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में आयोजित समारोह में उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी और फिर जेपी आंदोलन से जो ताकतें अर्जित की गई थी वह गलत हाथों में चली गई है। बिहार में गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली और फिर पलायन की समस्या कायम है। देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि किसान और फिर मजदूर पहले से ही अधिक खराब जीवन जी रहे हैं। जब मुखौटाधारी समाजवादियों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता हासिल करना और फिर किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विषमता में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आर्थिक विषमता बढ़ गई है। यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर के जनसंवाद और फिर पदयात्रा जन जागृति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बेहतर बिहार बनाने का नारा दिया है। ये मूल रूप से समाजवादी कार्यक्रम है। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लोहिया और फिर गांधी की राह है। जैसे सिद्धांत के साथ राजनीति का मतलब यह है कि आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जनसुराज अभियान में इसे प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और फिर मनन कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को जीत की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। ये मुलाकात एक अन्य मार्ग पटना में हुई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। विधानसभा में इन दोनों को सर्टिफिकेट सौंपा गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य नेता मौजूद थे। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी कहीं जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी तो लोग गए थे, क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि चंपाई सोरेन को के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में भी लोग गए थे, रिजल्ट क्या हुआ। अररिया में बाइक चोरी में पकड़े गए युवक के साथ अमानवीय घटना पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। बिहार में राक्षस राज कायम है। जब मामले की जाँच होनी चाहिए और फिर कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार में पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। यह नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। जब पूरी तरीके से पुलिस को जब तक पावर नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में आप देख लीजिए, जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको शेडिंग पोस्ट में भेज दिया जा रहा है और जो चरावा देते हैं उन्हें मलाईदार पोस्ट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को अपराध से कोई लेना देना नहीं है। यह इनको सत्ता में बैठ करके मलाई खाने से ही मतलब है। बीजेपी और जेडीयू की नेताओं का कहना है कि आरजेडी में भगदड़ होने वाली है। कई नेता राजद का दामन छोड़ने वाले हैं। इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, देश के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान ने बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान अब पूरे रंग शबाब में आ चुका है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जनसुराज एक राजनीतिक दल का रूप लेगा। इसके पहले प्रशांत किशोर की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहाँ वे लगातार पटना में युवाओं, महिलाओं और फिर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। हाशिए पर खड़े दूसरे राजनीतिक दलों के साफ सुथरी छवि के नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं। आज भारत सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज से जुड़े। उन्होंने कहा कि जनसुराज ही बिहार में एक अच्छा राजनीतिक विकल्प दे सकता है। वहीं पर कल शाम प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक समाज के साथ पटना के फुलवाड़ी शरीफ में राजनीतिक मंथन किया। उन्होंने मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनके हालात में बदलाव जनसुराज के जरिए ही आ सकता है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी और फिर राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जब मुस्लिम समाज के नेताओं ने माना है कि अब तक सभी राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करते रहे हैं, या किसी दल ने अब तक उन्हें समुचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अब प्रशांत किशोर के रूप में उन्हें एक राजनीतिक विकल्प मिल गया है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज के लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि उनके हालात में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक सत्ता के साथ साथ व्यवस्था संचालन में उन्हें समुचित भागीदारी नहीं मिलेगी। नेता बीजेपी का डर दिखा करके उनका वोट लेते रहेंगे और फिर उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान समाज के लोगों को मुसलमानों को कहा कि देश के आधे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उन्हें आपस में जोड़ करके और अल्पसंख्यकों को गोलबंद करके बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के सरकार के द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिले का है, जहां पर मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जमुई जिला के खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर परसों पीड़ा से गर्भवती महिला कराती रही, लेकिन अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं कराया गया। जब स्वास्थ्य कर्मियों ने यह कहा कि तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है, दूर रहो, और उसे भर्ती नहीं किया। गर्भवती महिला परसों पीड़ा से परेशान थी, जहाँ आखिर में उसने ओपीडी परिसर के बाहर ही बच्चे
बच्चे को जन्म दे दिया। जब बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिराती ये तस्वीर देख करके आपका भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोई भी रहम नहीं आई। किशनगंज में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। हर एक घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अभी इसकी शुरुआत किशनगंज और कोचाधामन प्रखंड से हुई है, लेकिन किशनगंज के हर एक घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आपके घर में स्मार्ट मीटर लगे उससे पहले हम आपको कुछ न्यूज की हेडलाइन बताने जा रहे हैं, जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस कदर बिजली बिल आ रहे हैं स्मार्ट मीटर में, जहाँ आदमी के औकात से ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं। हम आपको भी बताएंगे कुछ न्यूज की हेडलाइंस, जिसको जानने समझने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम आपको सुना रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही आया 64 लाख का बिल, उपभोक्ता परेशान। स्मार्ट मीटर बने आफत, बिहार में 4 घरों का बिजली बिल 1 करोड़ 66 लाख, विभाग ने कनेक्शन काटा। घर में लगे 5 बल्ब 3 पंखे, बिल आया 32 लाख रुपए, देखकर छूटे पसीने। बिहार में एक सैलून वाले को लगा बिजली का जोरदार झटका, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 27 लाख रुपए का बिल। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का एक और कारनामा, उपभोक्ता को भेजा 52 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल, फिर कटी लाइट। बिहार में बिजली विभाग का डबल कारनामा, सैलून दुकान को 27 लाख तो मजदूर को 31 लाख का भेजा बिल, सदमे में परिवार। 2 महीने का बिजली बिल आया 32 लाख रुपए। मोतिहारी में विभाग ने काटा विद्युत कनेक्शन, एसडीओ ने कही जांच की बात। घर में 1 बल्ब 1 पंखा, मजदूर को आया 1 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजली बिल। स्मार्ट मीटर लगते ही बिल भी हुए स्मार्ट, घर का 56, चाय की दुकान का आया 27 लाख रुपए का बिल। मजदूर का बिजली बिल आया 31 लाख, घर में सिर्फ 3 बल्ब 2 पंखे। जी हाँ, ये तो रही मात्र कुछ न्यूज की हेडलाइंस। हकीकत जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये आफत है या फिर हम लोगों के लिए राहत है। जी हाँ, राहत कम आफत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने ये कहकर के स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगाना शुरू किया कि अब इससे लोगों को राहत मिलेगी, बिजली बिल कम आएगी और लोगों के पैसे बचेंगे। लेकिन ये इस बिल को देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसा राहत। ऐसी राहत अगर बिहार सरकार सबको दे तो फिर सभी के कोमा में जाना निश्चित है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है। खबर के बारे में अगर बात किया जाए तो विस्तार से कि कहां-कहां पर कितना बिल आया है, तो बिहार के मोतिहारी से शुरुआत करते हैं। मोतिहारी के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल गांव में दिहाड़ी मजदूर संदीप कुमार राउत को बिजली विभाग ने 2 महीने का बिजली बिल 32 लाख रुपए का भेज दिया था। जब उसके बाद मोतिहारी के ही शहर से सटे गाँव चंद्रहिया में रहने वाले बाला राय को 4 महीने का बिजली बिल 5 लाख रुपए का दिया है। जब बिजली विभाग ने बिल में सुधार करने के बजाय उनका कनेक्शन ही काट दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, यहाँ पर एक मजदूर को 31 लाख रुपए का बिजली बिल मिला। बिल केवल 2 महीने का है। मजदूर के घर में सिर्फ 2 पंखे और 3 बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर भी इतना ज्यादा बिजली बिल आया। यह मामला मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र की सिमरा पंचायत का है। यहाँ रहने वाले शुभलाल सहनी मजदूरी करके घर चलाते हैं, जब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। इस बार जब बिजली विभाग ने उन्हें बिल भेजा तो 31 लाख रुपए का बकाया देख करके उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गए। और ये करीब 2 महीने पहले ही बिजली विभाग की ओर से बिजली का स्मार्ट मीटर लगाया था। इसके कुछ दिन बाद तक घर में बिजली आती रही, उसके बाद फिर बिजली आनी बंद हो गई। जब पीड़ित शुभलाल सैनी ने बताया है कि वे 20 जून को 400 रुपए का रिचार्ज किया, उसके बाद बिजली नहीं शुरू हुई। फिर जाकर के पदाधिकारी को बताया तो पता चला है कि 31 लाख रुपए का बिजली बिल आया है, इसलिए इसका कनेक्शन ही काट दिया गया है। यही नहीं, अभी और भी सुनिए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड स्थित मुस्तफागंज बाजार स्थित सैलून दुकान का 27 लाख 10 हजार रुपए का बिजली बिल विभाग ने भेज दिया। दुकानदार विनय कुमार ने बताया है कि दुकान में 1 पंखा 4 बल्ब जलते हैं। पहले प्रत्येक महीना 200 रुपए से 500 रुपए का बिजली बिल आता था। 1 महीना पहले विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाया है। जब रिचार्ज करने के 10 दिन बाद ही लाइट काट दी गई। यही नहीं, मुजफ्फरपुर के ही एक और कहानी सुनिए। मुजफ्फरपुर के ही बसघट्टा पंचायत के बड़ेठा निवासी कामेश्वर शाह चाय दुकानदार है। यह झोपड़ी में दुकान खोल करके किसी तरह वह परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिंदगी गरीबी में गुजर रही है। जब बिजली विभाग ने उनका 36 लाख 92,329 रुपए का बिल थमा दिया, भेज दिया। उन्होंने बताया है कि इतना बिल देख करके वे मानसिक रूप से तनाव में है। यही नहीं, मुजफ्फरपुर के ही एक और कहानी सुनिए। हरिशंकर मनिहारी के रहने वाले हरीश कुमार के घर में 1.5 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगा। 27 जून को अचानक बिजली कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद हरीश ने 500 रुपए का रिचार्ज किया, लेकिन बिजली नहीं मिली। फिर डाउनलोड किया बिजली बिल तो देखा कि 52,43,327 रुपए का बिल जनरेट किया गया है, दिया गया है। उसके बाद क्या था, हरीश के पांव तले जमीन खिसक गई। हरीश कोमा में जाते जाते बच गए। यह हरीश बिजली विभाग का चक्कर लगाते परेशान है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले बिजली
भुगतान कर देते थे। या स्मार्ट मीटर लगने के बाद 52 लाख रुपए का बिल आया है। हरेश ने बताया है कि उनके घर में 4 पंखे, 4 बल्ब और फिर एक AC लगा है। इसके बावजूद भी 1.5 महीने में ये बिल आया है। यही नहीं, अभी और भी सुनिए मुजफ्फरपुर की ही कहानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मजदूर के घर 1,29,00,000 रुपए का बिजली बिल आया। जब मजदूर के अनुसार उसके घर में अभी एक बल्ब जलता है, जबकि गर्मी के दिनों में एक बल्ब और एक पंखा चलता है। 1,29,00,000 रुपए का ये बिल जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी के मनिका उर्फ विशनपुर चांद के उपभोक्ता जमीर अंसारी को 1,29,846 रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। बिल को देख करके मजदूरी करने वाले जमीर परेशान हो गए। लाखों में बिजली बिल आने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। वहीं पर मोतिहारी में एक मजदूर का 2 महीने का बिजली बिल 32,11,000 का आया। जब बिजली बिल मिलने के बाद मजदूर चिंता में डूबा है। मामला मोतिहारी जिला के पताही प्रखंड के सरैया गोपाल वार्ड नंबर 12 का है, जहां पर दैनिक मजदूर संदीप कुमार को बिजली विभाग ने झटका देते हुए 2 महीने का 32,11,530 रुपए का बिजली बिल थमा दिया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात में भी स्मार्ट मीटर में लाखों रुपए में बिल आ रहे हैं। गुजरात में लाखों रुपए का बिजली बिल आने का नया मामला सामने आया। गुजरात के वडोदरा के बाद अब अहमदाबाद के परिवार को हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का बिजली बिल मिला। परिवार के अनुसार साधारण मीटर में बिजली अधिकतम 4 से 5 हजार रुपए तक आता था, लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा वैसे ही परिवार को 6.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। जब बिजली विभाग के इस कारनामे से जहां पर उपभोक्ता परेशान है, जो बिजली मीटर स्मार्ट मीटर लगा दिया है वह तो परेशान ही है, लेकिन जो नहीं लगाया है उसके मन में भी डर पैदा हो गया है कि आखिर हम अगर स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए, लाखों में बिजली बिल ना आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आपको बता दूं कि ये तो बिहार के गरीब मजदूरों के साथ हुए कारनामे हैं, लेकिन अब हम आपको बिहार के ऊर्जा मंत्री यानी कि बिजली मंत्री के कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर के आप भी हैरान में रह जाएंगे। जहां पर बिजली विभाग गरीब मजदूरों के घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वहीं पर बिजली मंत्री के घर में स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि पुराने मीटर चल रहे हैं। वहीं पर जहां पर गरीब घर में अगर 4-5 हजार रुपए का बिजली बिल आ जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन बिजली मंत्री के घर में 6 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं काटा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लोगों को जबरन स्मार्ट मीटर लगवा रहे बिजली मंत्री के घरों पर पुराना मीटर लगा हुआ है और 6 लाख रुपए उसका बकाया है बिजली बिल। जब बिहार में सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर रखा है। बिजली विभाग के इंजीनियर कर्मचारी जबरन लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब सबसे दिलचस्प बात यही है कि बिहार की बिजली यानी कि ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने खुद अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है। जी हाँ, यानी कि जो बिहार के बिजली मंत्री है वह अपने घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है, वह अपने घर में पुराने मीटर लगा रखा है। या उनके घर पर बिजली का 6 लाख रुपए का ज्यादा का बिल बकाया है, लेकिन मंत्री के घर की बिजली कौन काटेगा? यहाँ पर आम आदमी गरीब आदमी होगा तो उसका 4-5 हजार रुपए से अगर ज्यादा बिल आ जाता है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन मंत्री के घर में 6 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया हुआ है। कोई मजाल है जो काट दे? आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं, जैसे कि आपने शुरू में देखा DPMI का जिस तरीके से प्रचार किया गया, उस तरह से अगर आप भी प्रचार करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और KDB लाइव के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।